क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम साइंस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो कौन सा चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ उससे पहले बता दूं कि जो स्टेप अप एकेडमी का ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐप में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग, और ये है एकदम फ्री। ओके, यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। और साथ ही जो स्टेप अप एकेडमी की वेबसाइट है उसको भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको मिलेगा अपडेटेड प्लेलिस्ट वाओ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। ये क्या है, फ्री स्टडी पैकेज है। ओके, तो इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस में। ओके, तो कौन सा चैप्टर है वो, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में ना हम पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं कि क्या होता है ये। ओके, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, ये क्यों हमें जानने की ज़रूरत है कि क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको खाना चाहिए, ठीक है, सबको फूड चाहिए, सबको न्यूट्रिशन चाहिए। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी फूड चाहिए है ना, राइट? हमको भी खाने को चाहिए। तो हमको खाना कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं उससे हमें हमारा फूड मिलता है। तो हमें हर टाइप का खाना चाहिए, हमें ऐसा खाना भी चाहिए जिसमें प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, सब चीज़ हो। ओके, तो ये फूड हमें कैसे मिलेगा? जब इसको हम प्रॉपरली प्रोड्यूस करेंगे। तो इसलिए कि हमारा खाना कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे ये आइडिया आया था? तो जो पहले अर्ली मैन थे उन्होंने क्या किया, वो खाने के लिए घूमते रहते थे, ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। अब उन्होंने क्या किया एक दिन कि उनको आइडिया कैसे आया, उन्होंने फ्रूट खाया या कुछ भी चीज़ खाई होगी, उसका बीज उन्होंने फेंक दिया। ओके, जो भी एडिबल पार्ट था वो खा लिया और जो नॉन एडिबल पार्ट था उसको फेंक दिया। अब थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि उस जो उन्होंने वो सीड फेंका था उससे नया पौधा बन गया। तो उनको आइडिया, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, कमाल की चीज़ है। अब हम ऐसे फार्मिंग और एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। ओके, एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट एंड साइंस। एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट एंड साइंस है, ठीक है। ओ आर्ट एंड साइंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हैं, हम सॉइल में क्या डाल रहे हैं, सीड्स डाल रहे हैं ताकि वो जर्मिनेट हो सके। टू प्रोड्यूस क्रॉप्स, हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं। ओके, रियरिंग एनिमल्स, रियरिंग एनिमल्स का मतलब क्या होता है कि हम एनिमल्स की देखभाल कर रहे हैं। ओके, नाउ फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब हम ये सारे काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें खाना मिल सके और काफ़ी सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें मिल सके। ओके, तो ये है एग्रीकल्चर की डेफिनेशन। अर्ली मैन कलेक्टेड द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट एज फूड। अर्ली मैन जो थे उन्होंने क्या किया, एडिबल पार्ट्स वो कलेक्ट करते थे प्लांट से खाने के लिए। Okay, however, when he observed that seeds give rise to new plants, he started farming and began to live a settled life. और जैसे ही उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो नए पौधे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब नहीं भटकते हैं, अब हम सेटल्ड लाइफ जिएंगे, हम यहीं रहते हैं और यहीं पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ओके, अब क्या होता है, उससे पहले कि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे जाएं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो किस, जो प्लांट्स होते हैं वो किस बेसिस पे कैटेगराइज उनको किया गया है। ओके, तो सबसे पहले होता है एनुअल, देन होता है बाइनियल एंड कम्स फॉर पेरिनियल। ओके, अब जो एनुअल होते हैं कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 year और 1 season।
ओके ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल एक सीजन में या एक साल में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि वीट, ओके वीट को जो है नवंबर अक्टूबर में क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। ओके वो मैच्योर होते हैं अप्रैल में, और फिर ये पूरा एक सीज़न हो गया, और अप्रैल जैसे ही मैच्योर होते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, है ना। तो ये कौन सा प्लांट हो गया, कौन सा क्रॉप हो गया, एनुअल, कि वो एक साल में अपनी पूरी लाइफ साइकिल या एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। देन कम्स बाइनियल। बाइनियल जो होते हैं कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 years और 2 सीजन। ओके जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीजन या 2 साल में कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कैरेट, गाजर। ओके इनको एक साल एक सीजन, इनको 2 साल 2 सीजन लगते हैं। और पेरिनियल्स को फॉर सेवरल ईयर्स। ओके पेरिनियल जो है वो अपनी लाइफ साइकिल बहुत सालों में कंप्लीट करते हैं। ओके तो ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल जिंजर एंड पाइन। ओके चलिए अब हम देखते हैं कि क्रॉप्स को और कौन से कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो सीजन के बेस पे भी हमने क्रॉप्स को कैटेगराइज किया गया है कि कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप कल्टीवेट होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया क्या, वीट का। वीट जो है वो कब कल्टीवेट होता है, उसको हम अक्टूबर नवंबर में कल्टीवेट करते हैं, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। और वो मैच्योर कब होता है, वो होता है अप्रैल में। अप्रैल मई में उसको काट देते हैं और हम देखते हैं कि गेहूँ बाजार में आ भी जाता है, मार्केट में आ भी जाता है और बिकने भी लगता है, राइट। तो खारिफ क्रॉप्स जो होते हैं और रबी क्रॉप्स, 2 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, रबी एंड खारिफ। खारिफ जो होते हैं वो रेनी सीजन में हम उनको कल्टीवेट करते हैं, वही रबी क्रॉप को हम विंटर सीजन में कल्टीवेट करते हैं। ओके खारिफ क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी जून टू सितंबर सीजन। ओके खारिफ क्रॉप को हमने कब कल्टीवेट किया, हमने इसको कल्टीवेट किया रेनी सीजन में जून टू सितंबर। जैसे कि राइस और मेज, मेज भुट्टा, भुट्टा हमें कब देखने को मिलता है, कब आता है, ज़्यादातर ये बारिश में आता है ना। और ये जो राइस है, राइस को ना बहुत सारा पानी चाहिए होता है, मतलब ये राइस का जो फील्ड होता है ना, क्रॉप फील्ड होता है ना, राइस के क्रॉप जो है वो पानी में ही डूबे रहने चाहिए। तो इसलिए बेस्ट टाइम क्या होता है, रेनी सीजन, जून टू सितंबर। और वहीं जो राबी क्रॉप्स होते हैं वो विंटर सीजन क्रॉप्स होते हैं। ओके उनको कब कल्टीवेट किया जाता है, अक्टूबर टू मार्च तक। ओके जैसे कि वीट, एग्जाम्पल क्या हो गया, वीट, गेहूं। तो ये था हमारा क्या, बेस्ड ऑन सीजन ऑफ कल्टीवेशन, कि हम कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप कल्टीवेट कर रहे हैं। खारिफ जो हम रेनी सीजन में कर रहे हैं, राबी जो हम विंटर सीजन में कर रहे हैं। बेस्ड ऑन यूज, ओके हम कैसे यूज कर रहे हैं, हम फूड क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं या हमें कमर्शियल पर्पस, कैश के लिए, पैसों के लिए हम फूड को कल्टीवेट कर रहे हैं। फूड क्रॉप्स ग्रोन टू फुलफिल द बेसिक फूड रिक्वायरमेंट। ओके तो फूड क्रॉप्स कौन से होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो हमारे फूड रिक्वायरमेंट को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फुलफिल करते हैं, राइट। जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा, एग्जाम्पल्स सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा। वही कैश क्रॉप्स जो होते हैं ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसको हम कल्टीवेट करते हैं, जैसे कि टी, कॉफी एक्सेट्रा। ओके अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। तो इसमें ना कैसे हम फार्मिंग कर सकते हैं, कैसे हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होता है कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। ओके सॉइल प्रिपरेशन के बाद आता है सोइंग, सोइंग के बाद आता है इरिगेशन, एडिंग ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ओके ये प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं। इसके बाद हमें जो वीड्स, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो क्रॉप्स के साथ मेच्योर हो रहे हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, लैंड में, उसको हमें रिमूव करना है। तो दैट इज नोन एज रिमूवल ऑफ वीड्स। देन कम्स हार्वेस्टिंग और फिर आता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड ग्रेन्स। ओके हार्वेस्टिंग मतलब हम क्या करते हैं, हम जब मेच्योर हो जाते हैं क्रॉप्स तो उनको काट लेते हैं, है ना। तो वो काटने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट करना, हार्वेस्टिंग। ओके फिर जब हमने क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया तो उसका प्रॉपर स्टोरेज भी तो होना चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे। तो वो सारी चीज़ें हम स्टोरेज में देखेंगे कि हमें कैसे फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉइंग।
प्लॉइंग में क्या होता है कि हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल ओवर द अपरूटिंग वीड्स एंड एरेटिंग द सॉइल। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल को घुमा रहे हैं, सॉइल को तोड़ रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, सॉइल और पोरस हो जाएगी। और अगर कोई अनडिजायरेबल प्लांट्स भी प्रेजेंट है, अनडिजायरेबल ट्री प्लांट प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो दैट इज नोन एज अपरूटिंग वीड। ओके, और इससे कारण क्या होगा, सॉइल एरेटिंग हो जाएगी, मतलब सॉइल में गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाएगा। ओके अब प्लॉइंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ब्रिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, लूजन सॉइल सो दैट रूट कैन पेनिट्रेट इजीली। अब ये क्या करता है कि जब हम, आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में गार्डनिंग कोई कर रहा है या आप ही कर रहे हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को अपन गड्ढा खोदते हैं, है ना, डग करते हैं हम। डगिंग, जब हम डग करते हैं तो क्या हम मिट्टी को ऊपर से नीचे तक नहीं करते, हम करते हैं ना, ऊपर नीचे करते हैं, तो वो क्या होता है, लूजिंग, वो क्या होता है, प्लॉइंग। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लॉइंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में डीप थे उसको हमने रोटेट कर करके कहाँ लाया, सॉइल की सरफेसेस पे हमने न्यूट्रिएंट्स को ले आए बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्लॉइंग। ओके, सॉइल को हमने लूज कर लिया, ठीक है, सॉइल जो हो गई वो पोरस हो गई, अब उसमें ऐसे गट्ठे गट्ठे नहीं बने हुए हैं, है ना, वो क्या हो गई, लूज हो गई। तो वो क्या होगा, उसके कारण जो रूट्स है वो ईजिली पेनिट्रेट कर सकते हैं, मतलब ईजिली रूट जो है सॉइल में बढ़ सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। ओके, सॉइल इज एबल टू होल्ड मोर मॉइस्चर। अब सॉइल जो है, सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, है ना, एक दूसरे से अलग अलग हो गए, तो अब सॉइल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती हैं। वीड्स आर रिमूव। अब प्लॉइंग से हमने क्या किया था, वीड्स को भी निकाला, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स थे जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, जो अपने आप उगाए थे, उनको भी हमने प्लॉइंग के थ्रू निकाल दिया। नाउ अब कैसे करते हैं, प्लॉइंग के लिए कौन से टूल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉ की। प्लॉ क्या होता है, इट इज अ टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ ईदर वुड और मेटल। ये क्या होता है, टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, दिख रहा है आपको टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट, सॉरी ये दिख रहा है आपको टी शेप्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये किससे बना होता है, ये वुड से बना है, लकड़ी से बना है या फिर मेटल से बना है। वन ऑफ द arm of the iron plow which is wedge shaped penetrates the soil. Okay, जो एक आर्म होता है प्लॉ का, वो कैसा होता है, वेज शेप्ड होता है। वेज शेप्ड मतलब ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल शेप का, समवॉट ट्रायंगल शेप का, है ना। तो ये जो वेज शेप है वो कहा जाता है, वो क्या करता है, पेनिट्रेट्स द सॉइल। इसको हम सॉइल की, मिट्टी के अंदर डालते हैं खोदने के लिए। इसको, इस प्लॉ का ये वाला जो पार्ट होता है, वेज शेप वाला पार्ट जो होता है, इसको हम मिट्टी में डालते हैं। ओके, a plow is generally drawn by a pair of bullocks or horse. The plow is attached to the bullock by using yoke. ओके, अब ये जो प्लॉ है इसको यूजुअली कौन लेके चलता है, हॉर्स, घोड़े लेके चलते हैं या बुलॉक्स लेके चलते हैं, ठीक है। और ये बुलॉक से किसकी हेल्प से अटैच्ड होता है, योक की हेल्प से अटैच्ड होता है। द फार्मर कंट्रोल्स द प्लॉ एंड गाइड्स द बुलॉक्स। अब फार्मर जो है प्लॉ को कंट्रोल करता है और बुलॉक्स को गाइड करता है कि कैसे कैसे उनको चलना है, किधर टर्न लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है, ये सारी गाइड कौन करता है, फार्मर्स। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हो। हो is used to remove weeds as well as loosen the soil. ये दिख रहा है आपको इस टाइप, ये जो है ये दिस इज हो। और हो क्या करता है, ये सॉइल को क्या करता है, लूज करता है। ओके, और इसके कारण क्या होता है कि ये जो वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। A strong, broad and bent plate made of iron is fixed at one end of the hoe, which acts like a blade. The hoe is pulled by an animal. अब ये जो hoe है, ये एक एंड पे कैसा दिखता है, एक एंड पे दिखता है ये कि इसके पास ब्रॉड और बेंट प्लेट होती है, ठीक है, चौड़ी और बेंट, ठीक है, झुकी हुई, मुड़ी हुई प्लेट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है वो। ओके, और ये क्या करता है,
ये एज अ ब्लेड की तरह एक्ट करता है। इसको या तो हम खुद ही यूज़ कर सकते हैं या फिर अगेन बुलॉग्स जो है, एनिमल्स जो हैं, इसको पुल करती हैं, इसको खींचती हैं। ओके ये किस लिए यूज़ होता है? ये यूज़ होता है प्लॉइंग के लिए, मतलब ये सॉइल को लूज करने के लिए होता है और वीड्स को रिमूव करने के लिए होता है। Then comes cultivator. A cultivator is tractor driven agriculture implement used for plowing. Okay, cultivator जो है इसको अभी तक हम देख रहे थे कि एनिमल्स पुल कर रहे हैं, अभी कल्टीवेटर को कौन लेके जाएगा? ट्रैक्टर जो है वो कल्टीवेटर को क्या पुल करेंगे। ओके इट हैज मैनी plowshare which can dig into a considerable area of soil and at the same time loosen it and turn. इसके पास क्या होता है? इसके पास बहुत सारे plowshares होते हैं। ओके ये दिख रहा है आपको? इसके पास बहुत है, 1 2 3 बहुत सारे होते हैं। और ये क्या करता है? ये एप्रोप्रिएट लेवल पे सॉइल के अंदर जाता है और सॉइल को लूज करता है। ओके ये क्या है? कल्टीवेटर। अब हम बात करते हैं सोइंग की। सोइंग का मतलब क्या होता है कि हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, हमने सॉइल को लूज कर लिया, हमने सॉइल के जो हार्ड पार्टिकल्स थे उनको ब्रेक कर दिया, ओके एरेटेड बना दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसमें डालेंगे बीज, क्योंकि हमें क्या चाहिए? क्रॉप्स। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोइंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। ओके क्या होता है? प्रोसेस होती है सीड को स्कैटर करने वाली। स्कैटर सीड को हमें कहाँ डालना है? मिट्टी में डालना है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सोइंग। और सोइंग हमें क्यों करनी है? ताकि हमें क्रॉप्स मिल सके, टू प्रोड्यूस क्रॉप्स। प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स। अब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए सीड को सो करने से पहले, वो हमें देखना है। ठीक है बीज को मिट्टी में डालने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। सीड को हमें मिट्टी में डालना है तो उसकी भी एक राइट डेप्थ होती है कि ज्यादा अंदर ना चला जाए, ऊपर एकदम सरफेस पे ही ना रह जाए। ओके तो उसकी क्या होती है? एक डेप्थ होती है, सूटेबल डेप्थ होती है, जहां पे सॉइल इजीली जर्मिनेट कर जाता है। जर्मिनेट करना मतलब आप देखते होंगे कि आपके घर में स्प्राउट्स बनते होंगे, है ना? मम्मा जो है काफ़ी सारी पल्सेस को पानी में पानी से निकाल के बांध के रख देती होंगी। थोड़ी देर बाद वो स्प्राउट्स के बाल निकल आते होंगे, है ना? बाल जैसे कुछ रूट्स जैसे आ जाते होंगे, तो दैट इज नोन एज जर्मिनेशन। ओके उसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। Seeds should be sown at right interval or spacing in the field. Okay? सीड्स, दो सीड्स, अब ऐसा तो नहीं कि एक फील्ड में सिर्फ एक ही बीज डालेंगे, हम बहुत सारे बीज डालते हैं, तो जो दो बीज का डिस्टेंस है, जो दो सीड्स का डिस्टेंस है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ना ज़्यादा पास होना चाहिए ना ज़्यादा दूर होना चाहिए। ओके सीड शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सॉइल। हमें सूखी मिट्टी में बीज को नहीं डालना है, मिट्टी में मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ओके सीड शुड नॉट बी सोन इन हाईली वेट सॉइल। ना ही हमें बहुत ही गीली मिट्टी में किसको डालना है? सीड को डालना है। अगर हम सीड को ज्यादा गीली मिट्टी में डालेंगे तो सीड खराब हो जाएगा। ओके नाउ मेथड्स ऑफ सोइंग। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम बीज को मिट्टी में डाल सकते हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल मेथड। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल। ओके तो जो पहले टूल यूज हुआ जाता था जिससे सीड डाला जाता था, वो किस शेप का था? फनल शेप का था। द सीड्स आर फिल्ड इन द फनल, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place the seeds there. Okay, ये कहीं पे बना है क्या? नहीं दिया है। Okay, पहले क्या होता था कि फनल्स रहते थे, ठीक है 3-4, यहाँ पे क्या लिखा है? द सीड्स को हम कहाँ रख देते? फनल में डाल देते थे। ओके और फनल से सीड जो है वो नीचे की तरफ जाता था, ठीक है नीचे की तरफ जाता था। और फनल से क्या होता था कि ये सपोज ये फनल है, ओके ये फनल है, फनल से 3-4 पाइप्स ऐसे निकलते थे। ओके और ये कैसे होते थे? पॉइंटेड होते थे। कैसे होते थे? पॉइंटेड होते थे। ओके ऐसा फनल था और ऐसा यूज होता था। फनल में हम क्या डाल देते थे? सीड डाल देते थे।
सीड हम डालते थे फनल से सीड जो है ये पाइप्स में जाते थे, और पाइप्स कैसे होते थे, पॉइंटेड होते थे। कैसे होते थे, पॉइंटेड होने के कारण ये पाइप जो है वो कहाँ पेनिट्रेट करते थे, मिट्टी में, सॉइल में ये पेनिट्रेट करते थे, और वहाँ पे ये क्या, बीज को छोड़ देते थे। ऐसे हम बीज को ट्रेडिशनल वे से मिट्टी में डाला करते थे। These ends pierce into the soil and place seeds there. ओके तो ये जो पॉइंटेड एंड्स हैं, शार्प एंड्स हैं, वो क्या करती हैं, वो सॉइल को पियर्स करती हैं, ठीक है, सॉइल में अंदर जाती हैं और अंदर जाके सीड को छोड़ देती हैं। ओके नाउ फिर आता है ब्रॉडकास्टिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनुअली स्कैटरिंग सीड इन द फील्ड। अब क्या होता है, हम अपने हाथों से सीड्स को ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, स्कैटर कर रहे हैं। जैसे ये आदमी आपको दिख रहा है, ये अंकल जी आपको दिख रहे हैं, ये कैसे सीड लिया उन्होंने हाथ में और ऐसे में खेत में चलते जा रहे हैं और ऐसे फेंकते जा रहे हैं सीड्स को। Okay, this is known as broadcasting. This method result in non-uniform distribution of seeds and hence affects productivity. Okay, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम ऐसे डालें तो सीड तो कहीं भी गिर सकता है ना, तो उसका एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि हर एक सीड जो है वो प्रॉपर इक्वल डेप्थ में गया है और इक्वल डिस्टेंस है। जितने भी सीड्स हमने डाले हैं सारे सीड्स में इक्वल डिस्टेंस है, दैट इज यूनिफॉर्म। बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं। मतलब सीड जो है उसको हम ऐसे फेंकते जाए तो सीड कितने तो हमारे यहीं गिर जाएंगे, कितने दूर जाएंगे, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है दो सीड्स के बीच में। ओके दिस मेथड रिजल्ट्स इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स एंड हेंस अफेक्ट प्रोडक्टिविटी, और इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। ओके नाउ इट इज द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं दूसरे मेथड की, ड्रिलिंग मेथड की। ये क्या है, ड्रिलिंग, यहीं पे लिख देते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मेथड की हम बात करते हैं। ड्रिलिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड एट अ यूनिफॉर्म डिस्टेंस बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल। ओके ये मेथड है जिसमें हम सीड को मिट्टी में डालते हैं, ओके सॉइल में प्लेस करते हैं यूजिंग अ सीड ड्रिल। ओके और सीड ड्रिल जो है एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस में सीड को प्लेस करती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है कि 1 मीटर 2 मीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 1 मीटर ज़्यादा होगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर या मीटर्स में सीड को प्लेस होना चाहिए, तो हर सीड में उतनी ही डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगी। सीड्स आर पुट इनटू द फनल व्हिच इज फिटेड एट द बैक ऑफ द प्लॉ। ये प्लॉ है और इधर क्या, ये तो नहीं है, ठीक है, प्लॉ होता है और वहाँ पे बहुत सारे फनल्स प्लेस्ड होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे फनल्स प्लेस्ड होते हैं। ओके as the plow moves it cuts a hole into the soil and the seeds move from the funnel into the soil, ठीक है। ओके इसको हटाते हैं अपन, है ना। क्या होता है कि फनल जो है वो किससे अटैच रहता है, वो प्लॉ से अटैच रहता है। ओके जैसे जैसे प्लॉ मूव करता है वैसे वैसे फनल से सीड जो है वो अप्रोप्रिएट कहाँ, डिस्टेंस में, अप्रोप्रिएट डेप्थ में जाके प्लेस्ड होते हैं। यही चीज इसमें लिखी गई है। ओके चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एडवांटेज ऑफ सोइंग विद अ सीड ड्रिल। अब क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर हमने सीड ड्रिल यूज करके सीड्स को सो कर, मतलब सीड को हमने मिट्टी में डाला तो क्या एडवांटेजेस होते हैं। सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ एंड एट करेक्ट इंटरवल्स, ठीक है, प्रॉपर डेप्थ में गए हैं और एक करेक्ट इंटरवल में गए कि दो सीड्स के डिस्टेंस में, ठीक है, जो एक्चुअल में डिस्टेंस होना चाहिए वही मेंटेन है। तो प्रॉपर इंटरवल कि एक सीड एक दूसरा सीड तीसरा सीड, तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस है दोनों तीनों सीड्स के बीच में। सीड कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड ईटन बाय बर्ड्स। अब क्या होगा कि अगर प्रॉपर डेप्थ में नहीं होगा, सरफेस पे ही हम सीड को फेंक दे, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, मिट्टी में डाल देंगे, तो कौन उस सीड्स को खा जाएगा, चींटियां खा जाएंगी, बर्ड्स लेके चले जाएंगे। ओके बट अगर हम सॉइल में प्रॉपर डेप्थ में सीड्स को प्लेस करते हैं तो बर्ड्स उन सीड्स को नहीं खा सकती। तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं वो किसके हैं, अगर हम सीड ड्रिल के थ्रू क्या कर रहे हैं, सीड्स को सॉइल में प्लेस कर रहे हैं। ओके देन कम्स ट्रांसप्लांटेशन।
ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। अब हम क्या करते हैं कि हमने नर्सरी से, अब क्या आपको अपने घर में पौधा लगाना है किसी का, तो आप क्या करते हो, नर्सरी से वो पौधा ले आते हो। सीडलिंग मतलब न्यू प्लांट, छोटा सा नन्हा सा पौधा, ओके। आप वो पौधा लेकर आ जाते हो और अपने घर पे लगा देते हो। तो फार्मर्स भी वही करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं कि वो नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं, सीडलिंग लेकर आते हैं और जहाँ भी जिस फील्ड में उनको लगाना है वहाँ लगा देते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? हेल्प्स फार्मर टू सिलेक्ट बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग्स। अब ये फार्मर्स की हेल्प करते हैं कि वो चूज कर सके, अच्छा अरे यार ये सीडलिंग जो, ये नन्हा पौधा जो है बहुत हेल्दी है, अच्छा खासा हेल्दी है, तो मैं इसको ले जा सकता हूँ, मैं इसको खरीद सकता हूँ। ओके, एनेबल फार्मर्स टू प्लांट सीडलिंग्स एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस। और इसके चलते फार्मर्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस में सीडलिंग्स को प्लेस कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की। हमने क्या किया, हमने सीड्स डाल दिए, अब हमें क्या ऐड करना है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। क्यों चाहिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स? अब जो पौधे हैं वो भी लिविंग है ना, उनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा? उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है सॉइल से। ओके, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं। तो इसलिए अब हमें सॉइल में क्या ऐड करना है, हमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करना है, न्यूट्रिएंट्स ऐड करना है, ताकि जो क्रॉप्स हैं वो हेल्दी मैच्योर हो, ठीक है, जल्दी और हेल्दी रहें वो। ओके, प्लांट्स रिक्वायर मिनरल्स फॉर ग्रोथ एंड दे कंटिन्यूसली एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स है वो उनको कहाँ से मिलता है? वो उनको मिलता है सॉइल से। ओके, the deficiency of plant nutrients and organic matter in the soil is made up by adding manures and fertilizers to the soil. Okay, अब जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंसी आ जाती है, अब सॉइल में बार बार अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम उसमें न्यूट्रिएंट्स को कैसे बढ़ाएंगे, सॉइल को हम एनरिच कैसे करेंगे? तो हम सॉइल को एनरिच करेंगे किससे? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करके। ओके, तो प्लांट्स के लिए, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाए। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक, आपने सुना होगा ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत सुन रहे हैं आजकल हम कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब कि सारी चीज़ें जो हैं उसमें हम नेचुरली उसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कोई भी केमिकल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है कि हम कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन्योर्स जो है वो क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और मैन्योर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। ओके, अभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नेचर में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो भी चीज़ है, वो सब चीज़ें ऑर्गेनिक वेस्ट में आती हैं। जैसे कि हो गया वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, ओके, वेजिटेबल पील्स हो गया, ये सब किस में आता है? ऑर्गेनिक वेस्ट में आता है। पेड़ों की पत्तियाँ, लकड़ियाँ, ये सब किस में आता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है। ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, सब किस में आता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आता है। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं? मैन्योर्स बनाते हैं। ओके, obtained from the decomposition of plant और animal waste। अब ये मैन्योर्स कैसे बनता है? ये बनता है जो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके। उसको डिकम्पोज करना मतलब उसको डिग्रेड करना, ब्रेक डाउन करना। प्लांट और एनिमल वेस्ट को ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिलता है? मैन्योर मिलते हैं। The decomposition is caused by some microorganism। और ये decomposition, breakdown वाली प्रोसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ओके, द decomposed मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है इसको डिकम्पोज किया जाता है, मतलब ब्रेक डाउन किया जाता है। कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, डिकम्पोज कर लेते हैं, तो इसको मैन्योर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, मैन्योर्स की तरह यूज़ किया जाता है। आप याद करो क्लास 7th में जो लास्ट चैप्टर था वेस्ट वाटर स्टोरी, उसमें हमने डिकम्पोजिशन के बारे में बहुत पढ़ा है, राइट? तो आपको याद तो आ गया होगा। चलिए
अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की। अब जो मैन्योर्स थे वो क्या थे, ऑर्गेनिक मैटर्स थे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, राइट। अब फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें केमिकल्स यूज्ड है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर जो है वो क्या है, केमिकल्स हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे हमें सॉइल में कोई प्लांट है जिसको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम फर्टिलाइजर खरीदेंगे जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ओके। अब किसी प्लांट को पोटेशियम की ज़रूरत है तो हम फर्टिलाइजर लेंगे जिसमें पोटेशियम ज़्यादा है। किसी को फॉस्फोरस की ज़रूरत है तो हम फॉस्फोरस वाला लेंगे। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो किसी एक न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी जो है किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की होती है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, ओके। फर्टिलाइजर्स जो है उनको फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है, बट मैन्योर्स को जो है ना हम उसको नॉर्मली फार्म्स में भी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या करते हैं कि हम एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं उसमें हम पूरा वेस्ट डालते हैं, जो हमारा किचन वेस्ट होता है, जैसे कि हमारा कौन सा वेस्ट हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वेस्ट जो होता है वो हो गया, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, प्लांट वेस्ट हो गया, सारे वेस्ट हम उस गड्ढे में डाल देते हैं। उस गड्ढे को, उस पिट को, उसको हम पिट बोलते हैं, उस पिट को हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं सॉइल से, मिट्टी से उसको हमने कवर कर दिया। कुछ हफ्तों के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करें, डिकम्पोज करें। जब वो डिकम्पोज वाली प्रोसेस हो जाती है कुछ हफ्तों में, तो उसको हम निकाल के एज अ मैन्योर्स यूज़ कर लेते हैं। तो मैन्योर्स जो है फार्मर्स अपने फार्म में बना सकते हैं, ठीक है, अपने जो उनके एग्रीकल्चर लैंड है उस पर बना सकते हैं। बट फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज में ही बनते हैं, ओके। फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स क्या हो गए, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, एनपीके। एनपीके स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ओके। तो ये सारे फर्टिलाइजर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स की। फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं उसकी हम बात करते हैं। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। हर एक फर्टिलाइजर्स के पास एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट होता है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है। प्रोवाइड क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, ओके। ये क्या करता है, ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी तुरंत से बढ़ा देता है, ओके। रिप्लेनिशमेंट मतलब सॉइल को हम कैसे वापस एनरिच करें, कैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएं, कैसे उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करें, दैट इज नोन एज रिप्लेनिशमेंट, ओके। तो अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे तो ये सॉइल में उसकी अवेलेबिलिटी तुरंत हो जाती है, ओके। क्विकली ये क्या करता है, सॉइल को रिप्लेनिश कर देता है। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में ईजिली सॉल्यूबल होता है, ठीक है, पानी में ईजिली मिक्स हो जाता है। ईजिली अब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, प्लांट जो है ये फर्टिलाइजर्स को यूज अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, ओके। इसको हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं, हैंडल भी कर सकते हैं, ओके। ये बात हुई किसकी, फर्टिलाइजर्स की, फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस की। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, ओके। रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है। फर्टिलिटी मतलब कि सॉइल में क्या होता है, सॉइल में हम बहुत सारे क्रॉप्स एक के बाद एक क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, राइट। तो जब हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सॉइल जो है फर्टाइल है, सॉइल जो है वो केपेबल है कि वो क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सके, ठीक है। जब कुछ मिट्टी खराब हो जाती है ना, मिट्टी खराब हो जाती है, अब उसमें हम कुछ भी कर लें क्रॉप्स कल्टीवेट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सॉइल फर्टाइल नहीं है। और जब सॉइल फर्टाइल होता है तो उसमें हम क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, क्रॉप्स उस पर्टिकुलर सॉइल में मैच्योर हो जाएंगे। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं, ओके। चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल का जो एक्चुअल केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है, ओके। मे कॉज वाटर पोल्यूशन थ्रू रन ऑफ, और इसके कारण वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि पानी जो है वो बहता है ना, खेत से भी पानी बहता है। तो हमने खेत में क्या डाला है, हमने डाला है फर्टिलाइजर। तो जैसे जैसे पानी बहेगा वैसे वैसे क्या होगा, फर्टिलाइजर्स भी बहेगा, ओके। और फिर ये वाटर को पोल्यूट करेगा। कहाँ जाएगा ये पानी जो बहता है, ये कहाँ जाता है, रिवर में जाता है, सीज में जाता है,
ओके, समुद्र में जाता है। और क्या हो सकता है, अब ये वाटर को, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होगा कि वाटर में अब सॉइल में ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें जो फर्टिलाइजर्स है वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, इस कारण से वाटर को ये क्या करता है, पोल्यूट करता है। अब हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में क्या डिफरेंस है। अब फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक, ठीक है, फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक है, वो केमिकल है, बट मैन्योर जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग। ओके, मैन्योर जो है उसको एनिमल डंग, ह्यूमन एक्सक्रीटा सबसे हमने मैन्योर्स को प्रिपेयर किया गया है। ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रेसिड्यूज, ओके, ह्यूमन वेस्ट भी है, प्लांट्स रेसिड्यू भी है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। अब फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, इनको हम फैक्ट्रीज में ही प्रिपेयर करते हैं, बट मैन्योर्स को हम फील्ड में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, फर्टिलाइजर्स जो है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है। ओके, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता नहीं है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, क्या प्रोवाइड करता है, ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है, फर्टिलिटी सॉइल की इंक्रीज करता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उनके पास प्लांट्स को जो भी जिस भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत रिच होते हैं, ठीक है, उनके पास अवेलेबिलिटी लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। तो प्लांट्स को कौन से न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और वो फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होता है। मैन्योर्स में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम होते हैं, उनका लेवल जो है वो मैन्योर्स में कम होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मैन्योर्स के क्या एडवांटेज है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स, हमने ये बोला है कि मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से बेटर है। क्यों बेटर है, दिस इज बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये क्या करते हैं, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग, हमें पता है कि मिट्टी जो है पानी को होल्ड करती है ना, तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये जो क्वालिटी है ना सॉइल की, इसको एनहेंस करती है, इसको बढ़ाती है, ठीक है, कि सॉइल और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सके। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, अब इस सॉइल को कैसे बना देता है, पोरस बना देता है, ठीक है, उसमें होल्स प्रेजेंट करवा देता है। सॉइल के जो पार्टिकल्स है, अब होल्स तो प्रेजेंट नहीं होंगे, सॉइल के जो पार्टिकल है उसको दूर दूर करवा देता है ताकि गैसियस एक्सचेंज ईजिली हो सके। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये क्या करता है, बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स को नंबर बढ़ाता है, ठीक है, कैसे, अब मैन्योर्स है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ओके, तो ये क्या करता है, ये सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ाते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रेंडली माइक्रोब्स, फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब कि हाँ जी, ऐसे माइक्रोब्स जो हेल्पफुल हैं, जो फ्रेंडली हैं, जो हमारे दोस्त हैं। ओके, तो ये कौन करता है, मैन्योर जो है वो करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर और बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की, कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ईच सीजन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। सपोज क्या है, हमारे पास एक ही लैंड है, एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, हमारे पास लिमिटेड है ना, एक पर्टिकुलर एरिया है। अब उसमें हमने विंटर पे क्या वीट उगाया, उसको वीट को कल्टिवेट करा, हार्वेस्ट करके निकाल दिया। अब उसी लैंड पर हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप का क्रॉप कल्टिवेट करेंगे। सपोज हमने अब दूसरे टाइप का कौन सा हो गया, मेज हो गया या राइस हो गया, हमने उस पर्टिकुलर लैंड पे क्या किया, कल्टिवेट करा, तो ये क्या हुआ, क्रॉप रोटेशन। ये क्या हुआ, क्रॉप रोटेशन, कि हमने क्रॉप को रोटेट करा, एक सीजन में एक क्रॉप, दूसरे सीजन में दूसरा क्रॉप, और तीसरे सीजन में तीसरा क्रॉप, ऐसे करके हमने क्रॉप रोटेशन किया। ओके, तो ये कैसे भी हो सकता है, हम 3 क्रॉप्स को भी ऑल्टरनेटिवली कल्टिवेट कर सकते हैं और 2 क्रॉप्स को भी रोटेट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन मेज इज ग्रोन फास्ट इट टेक्स अवे नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। ओके, जब हम मेज को, भुट्टे को जब हम कल्टिवेट करते हैं तो ये सॉइल से पूरा की पूरा जो नाइट्रोजन है वो यूज कर लेता है।
ओके, एंड मेक्स इट नाइट्रोजन डेफिशिएंट। जैसे ही मेज को हमने कल्टीवेट करा तो मेज ने सॉइल से पूरा नाइट्रोजन यूज कर लिया और सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी आ गई। When leguminous crops are grown in the same field, nitrogen fixing bacteria present in their roots enrich the soil with nitrogen compound. ओके, और जैसे ही हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उसी फील्ड पर कल्टीवेट करते हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो फली वाले होते हैं ना, पल्सेस, ग्राम्स वगैरह के, उसको हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स बोलते हैं। ओके, तो जैसे ही हमने लेग्यूमिनस क्रॉप्स को उस सॉइल में कल्टीवेट किया तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स के जो रूट्स होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ओके, एटमॉस्फेयर में हमारे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है, उसको अवेलेबल बनाता है सॉइल में प्लांट्स के लिए। ओके, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को वो सॉइल में अवेलेबल करवाता है। ओके, तो ये क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट्स एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिससे नाइट्रोजन जो है सॉइल में बढ़ जाता है। ये बात हुई किसकी, क्रॉप रोटेशन की। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, अलाउ सॉइल टू रिकवर इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट। जैसे हमने लास्ट में देखा, अभी एग्जांपल जो देखा लेग्यूमिनस प्लांट्स और मेज का, तो क्रॉप रोटेशन से क्या होता है कि जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो चुके हैं, ठीक है, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आ चुकी है, वो क्रॉप रोटेशन के थ्रू क्या हो जाती है, सॉइल वापस एनरिच्ड हो जाती है। ओके, हेल्प्स टू कंट्रोल पेस्ट, वीट एंड डिसीज। और ये क्या करते हैं, अगर हम एक ही टाइप के क्रॉप्स को कल्टीवेट करते रहेंगे तो पेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं उधर रह जाते हैं, ठीक है, वीट जो हैं वो भी रह जाते हैं और डिसीजेस भी मिट्टी में तो प्रेजेंट होती हैं। तो ये जब हमने क्रॉप्स को रोटेट कर दिया, दूसरे टाइप के क्रॉप्स को कल्टीवेट किया, तो उसके पेस्ट चेंज हो जाएंगे, उनकी बीमारियां चेंज हो जाएंगी और उसके वीड्स भी चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये क्या करते हैं, पेस्ट, वीड और डिसीजेस को कंट्रोल करते हैं। हेल्प टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब क्या हो रहा है, इससे हम सॉइल को रिप्लेनिश कर रहे हैं, सॉइल को एनरिच कर रहे हैं न्यूट्रिएंट से, तो इसके चलते हमें फर्टिलाइजर्स का यूज भी कम करना पड़ेगा। इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये क्या कर रहा है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, जो कैपेबिलिटी है, ताकि सॉइल जो हेल्दी रहे, एनरिच रहे और मेच्योर क्रॉप्स, हेल्दी क्रॉप्स हमें प्रोवाइड करे, उसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इरिगेशन की, कि इरिगेशन क्या होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। अब आपके घर में भी गार्डन तो होगा, पेड़ पौधे तो होंगे, अब पेड़ पौधों को आप पानी देते हो ना, जैसे हमको पानी चाहिए वैसे पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए, तो वैसे ही जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको भी पानी चाहिए। तो जो हम वाटर एग्रीकल्चर फील्ड में प्रोवाइड करवा रहे हैं, दे रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि गार्डन तो हमारा छोटा सा होता है, बट एग्रीकल्चर फील्ड जो होता है, जो फार्मिंग फील्ड है, लैंड है, वो तो बहुत बड़ा है। तो अब हम क्या पाइप ले जा के पानी डालेंगे, पॉसिबल तो नहीं है। तो कौन कौन से मेथड है जिससे हम एग्रीकल्चर में फील्ड में हम पानी सप्लाई कर सकते हैं, वाटर सप्लाई कर सकते हैं, कैसे इरिगेशन कर सकते हैं। Wells, tube wells, ponds, lakes, dams, river and canals are some of the source of irrigation. Okay? अब ये जो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए वो पानी कहाँ से आता है, कुएं से आता है, ट्यूब वेल से आता है, जो बोरिंग वगैरह होती है, पॉन्ड से आता है, लेक से आता है, समुद्र से आता है, डैम से आता है, समुद्र से नहीं आता है, सॉरी, डैम से आता है, ओके, लेक से आता है और रिवर से आता है, ठीक है। और क्या होता है, डैम से ना छोटे छोटे कैनाल्स बने हुए होते हैं, ओके, वो कैनाल्स के थ्रू पानी, डैम के थ्रू पानी को छोड़ा जाता है और वो कैनाल से मूव करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड तक पहुँचते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की, कि इरिगेशन पहले कैसे किया जाता है, मतलब ट्रेडिशनल देसी वे से हम कैसे पानी
दे सकते हैं किसको, एग्रीकल्चर फील्ड में। तो वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स। अब कुएं में पानी है, लेक में पानी है, झील, झील बोलते हैं हम उसको, कैनाल में पानी, अब उसको लेके कैसे जाए, बाल्टी भर भर के लेके जाए, तो कैसे पानी लेके जाए, लिफ्ट कैसे करें वाटर को। कैटल और ह्यूमन लेबर इज बीइंग यूज्ड इन दिस मेथड। ओके, कौन यूज होता है, कैटल्स यूज होती है, गाय भैंस वगैरह यूज होती है, और खुद इंसान नहीं तो पानी को ढो ढो के लाते हैं। अब कैसे करते हैं ये हम देख लेते हैं। सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड जरूर चीपर है, मतलब सस्ते हैं, लो कॉस्ट है, बट ये क्या है, बहुत ज्यादा ये लेस एफिशिएंट है। ठीक है, इससे एफिशिएंटली पानी जो है, प्रॉपर अमाउंट में पानी जो है वो नहीं उठ पाता। ओके, जितना पानी चाहिए वो नहीं उठ पाता, मेहनत ज्यादा है, जरूर पैसे कम है पर मेहनत ज्यादा है। ओके, द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, कौन कौन से, पुली सिस्टम, मोद, चेन पंप, ढेकली, राहत। ओके, तो पुली सिस्टम में क्या होता है कि एक पुली होती है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पुली, पुली दिख रही है, पुली होती है ना, जिसमें रोप लगी रहती है और एक रोप में बकेट होता है और एक से कोई उसको पकड़ा हुआ रहता है ना। तो ये क्या होता है, पुली सिस्टम, जनरल पुलिस सिस्टम, जो कुएं में हमें देखने को मिलती है। कई कुएं में पुली लगी रहती है कि पुली से हमने बाल्टी को खींचा और पानी लिया। अब वहां पे एक होता है ढेकली। अब ढेकली में क्या होता है, ऐसे कुआं जहाँ पे पुली नहीं है, सिर्फ बाल्टी है और हम बाल्टी को पानी से खींच रहे हैं। ठीक है, हम अपने हाथ से रस्सी को खींच रहे हैं, बाल्टी से पानी को खींच रहे हैं, सॉरी, जिसमें हम हाथ से रस्सी को खींच रहे हैं, यहाँ पे पुली नहीं यूज हो रही। जैसे कि ये कौन सा मेथड हो गया, ढेकली। ओके, देन कम्स चेन पंप, ये दोनों सेम है इसलिए पहले मैंने बता दिया। फिर आता है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है कि दो व्हील्स होते हैं, दो व्हील्स होते हैं। ठीक है, दो व्हील्स होते हैं। हम दोनों व्हील्स क्या करते हैं, दो व्हील्स हैं, एक व्हील जो होता है, जो नीचे वाला व्हील होता है ना, वो पानी में आधा डूबा हुआ रहता है, आधा पानी में डूबा हुआ रहता है, और ये कनेक्टेड होते हैं किससे, चेन से। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, चेन से कनेक्टेड होते हैं। अब इस आधे डूबे, अब इस चेन में क्या होती है, बाल्टियां होती हैं, इस चेन में क्या होती है, बाल्टी होती है, बकेट। ओके, बकेट होती है। बकेट चेन जैसे जैसे मूव करती है बकेट जाती है, बकेट से कैसी व्हील्स से जाती है, व्हील्स ये वाला जो है ये किसमें है, पानी में डूबा हुआ है ना, सबमर्ज्ड है वाटर में। ओके, तो बाल्टी मूव करेगी, बकेट मूव करेगा, बकेट से यहाँ पे पानी आएगा, बाल्टी ऊपर जाएगी चेन से होते हुए, और ये व्हील के थ्रू यहाँ पे जो पॉन्ड होता है, यहाँ पे जो भी कलेक्ट करने के लिए होता है वाटर को, वहाँ पे बाल्टी से पानी आ जाएगा। ओके, क्या होता है कि दो व्हील्स होती हैं, एक जो नीचे वाला व्हील होता है वो कहाँ, पानी में डूबा हुआ रहता है, और दोनों व्हील्स को कौन कनेक्ट करके रखता है, चेन कनेक्ट करके रखती है। चेन में क्या है, बाल्टी, बाल्टी जो है वो घूमते हुए बॉटम वाले व्हील तक पहुंचेगी, बॉटम वाले व्हील से बाल्टी कहाँ जाएगी, बकेट कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा, पानी उठाएगा, पानी पिक करेगा, लिफ्ट करेगा, और फिर ये चेन जैसे घूमते हुए बाल्टी से कहाँ पहुंच जाएगी, अपर वाले व्हील तक। अपर वाले व्हील से चेन जैसी पार्टी जैसी पहुंचेगी तो पानी अपर वाले व्हील के साइड में या नीचे क्या होता है, कलेक्टिंग सिस्टम होता है, पॉन्ड होता है या टैंक होता है, वहाँ पे पानी को ये क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ये चेन चलती रहती है और बाल्टी ऐसी घूमती रहती है। ये क्या हो गया, चेन पंप। फिर आता है राहत, लीवर सिस्टम। राहत में क्या होता है ना कि ये व्हील होता है, बड़ा सा व्हील होता है और बीच में एक बड़ा सा टैंक होता है। ठीक है, व्हील और व्हील के बीच में टैंक। अब इस व्हील में ना बहुत सारी बकेट्स रहती हैं, बकेट्स व्हील के थ्रू अंदर जाती हैं। ठीक है, और कहाँ पानी को छोड़ती हैं, ये जो क्या बोलना चाहिए, जो रॉड टाइप का जो जिसमें कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे छोड़ देती हैं। ओके, इसमें इसको व्हील को घुमाता कौन है, व्हील को या तो कैटल्स घुमाती हैं या फिर ह्यूमंस घुमाते हैं। ओके, ये चीज़ होता है किसमें, लीवर सिस्टम में। तो ये कौन से मेथड्स हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड है। Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy used to run these pumps. Okay? अब जो पंप्स हैं वो यूज किया जाता है पानी को लिफ्ट करने के लिए। अब पंप किससे चलता है, डीजल से चलता है, बायोगैस से चलता है या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ओके,
अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। ये तो हो गई ट्रेडिशनल मेथड। अब मॉडर्न मेथड में क्या यूज करते हैं हम, ठीक है, इरिगेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर्स और स्प्रे गन्स आर अटैच्ड टू अ लार्ज हॉस पाइप एट रेगुलर इंटरवल्स टू स्प्रे वाटर। ओके, स्प्रिंकलर जो है और स्प्रे गन जो होता है वो बड़े हॉस पाइप से, जो नॉर्मल पाइप होता है ना हमारे घर में, जैसे हम वो देते हैं पानी देते हैं गार्डन में, वो बड़ा होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस पाइप, उससे अटैच रहता है। और जो स्प्रिंकलर्स हैं वो थोड़े थोड़े, ये हॉस पाइप है, ठीक है, ये हॉस पाइप है, स्प्रिंकलर्स यहाँ पे अटैच रहेंगे ऐसे करके। ओके, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म इंटरवल में क्या अटैच रहेंगे, स्प्रिंकलर्स अटैच रहेंगे। तो जैसे ही पानी यहाँ से जाएगा तो स्प्रिंकलर से ऊपर होते हुए ये क्या करेगा, एग्रीकल्चर लैंड को पानी दे देगा, इरिगेशन के लिए यूज होगा, ठीक है, वाटर को स्प्रे करेगा। तो बड़ा सा हॉस पाइप रहता है जिसमें पानी जाता है। हॉस पाइप में क्या अटैच होते हैं, स्प्रिंकलर्स या फिर स्प्रे गन्स। ओके, ये हुआ स्प्रिंकलर मेथड। अब हम बात करते हैं ड्रिप मेथड की। वाटर इज सप्लाइड थ्रू परफोरेटेड पाइप्स। वाटर को किससे सप्लाई किया जाता है, परफोरेटेड पाइप से सप्लाई किया जाता है। पाइप्स आर प्लेस्ड इन रोज बिटवीन द प्लांट्स क्लोज टू द रूट्स। इट इज यूज्ड इन फ्रूट, ऑर्किड, गार्डन्स एंड ट्रीज। ओके, क्या होता है यहाँ पे, ये ड्रिप मेथड होता है, इसमें पाइप्स होते हैं, पाइप्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, पाइप्स ऐसे रोज में लगे हुए रहते हैं, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसे पाइप्स रोज में लगे रहते हैं। और ये कैसे होते हैं, परफोरेटेड होते हैं, मतलब इसमें होल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें छेद होते हैं। ओके, इसमें छेद होते हैं। तो जैसे जैसे पानी इन पाइप्स में पास होता है तो ये छेद से, जो पोर्स हैं, जो ओपनिंग है, जो होल्स हैं, उससे पानी बाहर चला जाता है। तो ऐसे भी हम जो है वाटर सप्लाई कर सकते हैं। और ये स्पेशली कहाँ होता है, गार्डन्स में होता है, फ्रूट ऑर्किड्स में होता है, ट्रीज में होता है, ठीक है, पे बहुत सारे ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हो वो। और ये पाइप जो हैं वो रोज में प्लांट्स के बीच में प्लेस्ड होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इरिगेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं। प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू जर्मिनेटिंग सीड्स। जो सीड जर्मिनेट हो रहे हैं उनको ये मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सीड को जर्मिनेट कब बोलते हैं, सीड कब जर्मिनेशन होता है, मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया कि सीड है जब उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं, जब उसमें रूट्स टाइप के, बाल टाइप के निकल आते हैं, दैट इज नोन एज सीड्स क्या हो रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं। फैसिलिटेट्स अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय मिनरल्स। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं ये कि रूट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर सकें। कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स जो हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं और वाटर के थ्रू ही ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। हम बात करते हैं फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। Excess of water in soil leads to water logging. Sometimes it inhibits the process of germination. अगर हमने ज़्यादा पानी दे दिया तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगा। वाटर लॉगिंग मतलब कि वाटर का मूव नहीं हो पाएगा, वाटर वहीं पे कलेक्ट हो जाएगा, वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। बारिश के टाइम पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बहुत होती है कि बारिश में पानी को निकलने की जगह नहीं मिली तो पानी वहीं की वहीं रह गया। ओके, दैट इज नोन एज वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग होगा तो सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, सीड जो है वो सड़ जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स की। अब वीड्स क्या होता है, तो ये जो प्लांट्स के साथ, क्रॉप्स के साथ, कल्टीवेटेड क्रॉप्स के साथ जो साथ में अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं वो भी मैच्योर हो रहे हैं, वो भी डेवलप कर रहे हैं, तो उनको हम वीड्स बोलते हैं। अब इनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है, रिमूवल ऑफ वीड्स। अब क्यों रिमूव करना है इनको, इसलिए करना है क्योंकि हमारे पास स्पेस जो है लिमिटेड है, ठीक है, क्रॉप्स को मैच्योर, ग्रो, डेवलप करने के लिए एक लिमिटेड स्पेस है। ओके, अब उसमें भी वीड्स आ जाएंगे तो स्पेस नहीं बचेगी, राइट। अब सॉइल में लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स ही प्रेजेंट है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट वाटर ही प्रेजेंट है। जो क्रॉप्स हैं वो सॉइल से क्या लेंगे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब क्रॉप्स के साथ जो ये अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, वो भी क्या करेंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेंगे। भाई उनको भी तो ग्रो और डेवलप होना है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो भी सॉइल से ही क्या अब्सॉर्ब करेंगे, वाटर एंड मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये जो है वीड्स कंपीट करते हैं क्रॉप से, किसके लिए, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए।
ओके, इसलिए इनको हमें हटाना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं, wild and undesirable plants which grow in crop field and compete with crops for space, soil, nutrients, water are called weeds. ओके, तो वीड्स क्या होते हैं? वाइल्ड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे प्लांट्स जो क्रॉप फील्ड्स में ग्रो करते हैं, जो क्रॉप फील्ड्स में अपने आप ही उगाते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं? ये compete करते हैं, जो हमारे डिजायरेबल प्लांट्स हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं, उनसे ये कंपटीशन करते हैं। काय के लिए कंपटीशन करते हैं? ये स्पेस के लिए, जगह के लिए, सॉइल मिट्टी, ओके, न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए, पानी के लिए। ठीक है, इसको हम, इन सबको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। अमरंथस, चौलाई, चिनोपोडियम, शीनोपोडियम, बथुआ, वाइल्ड ओट, जावी एंड ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीड्स। अब ये सारे जो हैं वीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये जो है ये क्या है? क्रॉप फील्ड में अनडिजायरेबल प्लांट्स है जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये खुद ही बढ़ते जाते हैं और compete करते हैं क्रॉप से सॉइल, वाटर, मिनरल्स और स्पेस के लिए। ओके, अब वीड्स के हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि वीड्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक तो हमने देख लिया कि कंपटीशन करते हैं, और क्या है? ओके, compete with crops for available resources। जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो लिमिटेड है। ओके, मिट्टी हो गई, न्यूट्रिएंट्स होंगे, वाटर हो गया, स्पेस हो गया, ये क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। और ये क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करते हैं ये सारे सोर्सेज के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए। ओके, नाउ फिर क्या करते हैं? कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग डिसीजेज। अब जो वीड्स हैं उनमें बीमारियां भी होती होंगी, क्रॉप सब में बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो जो वीड्स हैं उनमें भी बीमारियां होती है, तो हो सकता है कि ये क्या करें? ये बीमारियां फैलाएं। जो हमारे डिजायरेबल प्लांट्स है, जो क्रॉप्स है, उनमें बीमारियां फैलाने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। प्रोवाइड हाइड आउट फॉर रैट्स एंड स्नेक्स। जो चूहे होते हैं, सांप होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, वो इनके पीछे, इनके नीचे छुप सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो सकता है? ये जो वीड्स हैं ये हाइड आउट्स होते हैं जहाँ पे ये छुप के रह सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं? वीड्स के डिसएडवांटेजेस। अब हम वीड्स को कैसे रिमूव करेंगे? तो यूजिंग इम्प्लीमेंट्स। Weeds can be removed by digging or cutting them from close to the ground from time to time with implements such as a trowel, harrow and hoe. ओके, वीड्स को हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं या खोद के अपरूट कर सकते हैं, मतलब जड़ों से उसको निकाल के हम अलग कर सकते हैं। अब कट कैसे करना, हमें काटना कैसे वीड को? वीड को हम एकदम ग्राउंड लेवल के पास से काटना है। ठीक है, ग्राउंड लेवल के, मिट्टी के एकदम पास से काटना है। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रॉयल, हॉरो एंड हो। स्प्रेइंग वीडीसाइड। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि एक तो हमने कोई सा टूल यूज करके उसको अपरूट कर दिया या फिर हमने उसको कट कर दिया। अब दूसरा क्या हो सकता है कि हम वीडीसाइड्स जो हैं वो स्प्रे कर सकते हैं। वीडीसाइड्स का मतलब क्या होता है? जो ये पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? साइड्स सफिक्स, ओके, जिसमें हम जितने भी साइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि वो उसको मार डालते हैं, किलिंग पावर होती है इसमें। ओके, तो हर्बिसाइड्स जो हैं वो हर्ब्स को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। और अगर पेस्टिसाइड्स बोले तो वो पेस्ट को मार देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स बोले तो वो इंसेक्ट को मारने के लिए होते हैं। और जैसे वीडीसाइड्स हैं तो ये किसके लिए होते हैं? वीड्स को मारने के लिए। A solution of weedicides such as 2,4-D, MCPA and Butachlor is sprayed on the standing crops. Okay? ये weedicides का नाम है, ये दोनों weedicides के क्या है? नाम है। Okay? अब solution बनाते मतलब इसको पानी में घोलते हैं, ठीक है, वाटर में इसको डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनता है और फिर ये सॉल्यूशन को क्या करते हैं? सॉल्यूशन को स्प्रे करते हैं अनडिजायरेबल प्लांट्स या फिर वीड्स पर। ओके, तो ये क्या है? ये हुआ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स जो होते हैं इसका सोल्यूशन बना के, केमिकल्स होते हैं जिनका सोल्यूशन बना के हम वीड्स पर स्प्रे करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप आती है हार्वेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि क्रॉप अब मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, फुली मैच्योर क्रॉप्स हैं। अब उनको हमें लैंड से, क्रॉप फील्ड से रिमूव करना है, हमें उनको मिट्टी से निकालना है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्रॉप्स।
Okay, a combine harvester is used in commercial farming where the process of harvesting, threshing and winnowing all occur in a sequence. चलो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन तो नहीं आई, बट क्या है कि जब कमर्शियल फार्मिंग होती है तो उसमें एक कंबाइन हार्वेस्टर यूज होता है. कंबाइन हार्वेस्टर मतलब हार्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, जैसे हमने क्रॉप्स को काट लिया, ठीक है, जब क्रॉप्स मैच्योर हो गए उसको हमने काट लिया, तो आपने देखा होगा गेहूं की, अगर आपने देखा हो बाली, गेहूं की बाली बोलते हो उसको, अगर गेहूं का क्रॉप देखा हो तो कैसा होता है उसमें गेहूं जो है वो एक किसी कवरिंग के अंदर होता है, राइट. तो वो जो कवरिंग है ना उसको क्या बोलते हैं, शाफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, शाफ. ओके, तो अब ये जो ग्रेन्स है उसको हमें शाफ से निकालना है. दैट इज नोन एज विनोइंग. दैट इज नोन एज विनोइंग. ओके, अब क्या होता है, ये हुआ. ओके, और क्या बोला, ये विनोइंग हो गया. थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, थ्रेशिंग का मतलब होता है कि क्रॉप्स को हमें जो क्रॉप की स्टैंड है उससे अलग करना है. तो इसको कैसे करते हैं, मार मार के करते हैं, ठीक है. उसको जमीन पर या पत्थर पर मार मार के क्रॉप्स को, ग्रेन्स को जो है स्टेम से अलग करते हैं. ओके, तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है, कंबाइन हार्वेस्टर में क्या क्या होता है, एक तो रूट्स का क्रॉप्स कट भी जाते हैं, ठीक है. थ्रेशिंग भी हो जाती है, मतलब ग्रेन्स जो हैं वो क्रॉप की जो स्टेम है उससे अलग भी हो जाते हैं. ओके, और विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग में ये होता है कि जो शाफ है, जो छिलका है, जो कवरिंग है उसको हटा देते हैं. ओके, नाउ हार्वेस्टिंग इज द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स. हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैच्योर क्रॉप्स को कट करना और उनको कलेक्ट करना, ठीक है. कलेक्शन ऑफ एंड कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग. देन कम्स द थ्रेशिंग. थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टेम्स. ओके, इसमें क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आंटियाँ लोग क्या कर रही हैं, ये आंटियाँ लोग जो हैं क्रॉप्स को पकड़ के मार रही हैं, है ना, देख रहे हैं आपको, पटक पटक के मार रही हैं. ओके, तो ये जो पटक पटक के मार रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग. क्यों कर रही हैं, क्यों पटक पटक के मार रही हैं, अब उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने कोई गलती नहीं करी है. ये एक प्रोसेस है जिससे ग्रेन्स जो हैं वो स्टेम से अलग हो जाते हैं. ओके, नाउ विनोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम शाफ. ओके, विनोइंग कौन सी प्रोसेस है, विनोइंग वो वाली प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स को, जो सी ग्रेन्स की कवरिंग होती है उससे अलग कर देते हैं. तो ये किससे होता है, ये होता है सूपे से, ठीक है. जैसे ऐसे ऐसे जोर जोर से हवा चलती है या कुछ होता है तो उससे हम करते हैं. इन इंडिया द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. इंडिया में जो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, हार्वेस्टिंग मतलब जब ये ग्रेन्स की कटाई होती है, मतलब ग्रेन्स को काटते, कटाई छटाई बोलते हैं ना, तो वैसे जब हम ये क्रॉप्स को, है ना, काटते हैं तो वो एक पीरियड होता है. ऐसा थोड़ी होता है बड़ा खेत है तो सब एक साथ कट जाएगा, टाइम लगता है ना. तो जब ये हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, कुछ पीरियड होता है, ठीक है, मैच्योर होने का टाइम होता है, तो वो जहां तक है अप्रैल से मई तक का होता है. ओके, मार्च अप्रैल मई, उस टाइम पे जो वीट होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो हार्वेस्ट होता है, मतलब काटा जाता है उनको. तो ये जो पीरियड है ना, जब अलग अलग फार्मर्स अपने अपने टाइम पे, जब उनके क्रॉप्स मैच्योर हो जाते हैं तब काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्ट पीरियड. ओके, और इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है. इन इंडिया द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल. पोंगल, बैसाखी, होली, नबन्या एंड बिहू आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया. तो ये सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं, पोंगल हमने सुना है, बैसाखी सुना है, होली सुना है, नबन्या जो है वो शायद नहीं सुना हो, बिहू, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये किसके लिए होते हैं, ये सेलिब्रेट करते हैं हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कि अरे भाई अब हमारे क्रॉप्स मैच्योर हो गए, अब हम इनको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे. ओके, चलिए अब क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स. अब हमने क्या करा, ग्रेन्स को हार्वेस्ट कर लिया. ओके, अब उसकी प्रॉपर स्टोरेज भी करके हमें रखना है, उसको हमें प्रॉपर स्टोर करके रखना है ना, प्रॉपरली उसको स्टोर करके रखना है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे. ओके, तो कौन सी बातें हैं जो हमें स्टोर करने से पहले ध्यान में रखनी है और कौन सी बातें हैं जो हमें स्टोर करते टाइम याद रखनी है. ओके, तो वही हम देखते हैं. Harvested grains contain a lot of moisture, hence they are first dried. ओके, जो अभी अभी ग्रेन्स जिनको हमने हार्वेस्ट करा है, जो अभी अभी
खेतों से ग्रेन्स आए हैं, ओके, जो क्रॉप्स आए हैं, जो कट के आए हैं, उनमें बहुत सारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ओके, उसमें बहुत सारा गीले से होते हैं वो थोड़े, तो उनको सबसे पहले हमें सुखाना चाहिए, ओके, उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टोर्ड अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। और हार्वेस्टेड क्रॉप को तब तक स्टोर रखते हैं, तब तक स्टोर करके रखते हैं जब तक ये मार्केट में सेल ना हो जाए, जब तक ये मार्केट में इनको हम बेच ना दे, तब तक हमें क्रॉप्स को स्टोर करके रखना है। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। अब फूड ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं, एक होता है ग्रेनरीज और एक होता है गनी बैग्स। ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, ओके, जो सूखे ग्रेन्स हैं उनको कहाँ स्टोर किया जाता है, ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। ग्रेन्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन गनी बैग्स मेड ऑफ जूट। अब आपने बोरी देखी होगी, बोरी को क्या बोलते हैं, गनी बैग्स बोलते हैं, ओके, बोरी को क्या बोलते हैं, गनी बैग्स। बोरी जो जूट की बनी होती है, ब्राउन सा स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, वो ग्रेन्स को स्टोर करके रखता है। Granaries are large area where threshed grains are stored to protect them from pest. Okay? अब ये क्या लिखा है, ग्रेनरीज जो है एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे थ्रेश्ड ग्रेन्स, विनोड ग्रेन्स, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है, उनको बचा के रखा जाता है, किससे, पेस्ट से। पेस्ट मतलब चूहे, इन सब से, ओके, चूहे वगैरह क्या करेंगे, गेहूं खराब कर देंगे, गेहूं क्या, जो भी क्रॉप्स है उसको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे, ओके। द माउथ ऑफ द बैग, ओके, द माउथ ऑफ द बैग्स आर स्टिच्ड टाइटली एंड द बैग्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर इन बिग गोडाउन्स। अब गनी बैग्स में क्या करते हैं, गनी बैग्स में हमने ग्रेन्स को भर दिया और उसका जो मुंह होता है जहां से हमने भरा है उसको सिल देते हैं, ठीक है, उसको बंद कर देते, सील कर देते, पैक कर देते, कैसे करते हैं, सिल के, स्टिच करके, और उसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिया जाता है, कहाँ पे, गोडाउन्स में। गोडाउन्स में एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है जहाँ पे हम कुछ भी सामान को स्टोर करके रखते हैं, ओके। नाउ स्टोरेज ऑफ फूड एंड ग्रेन्स, वही बात कर रहे हैं। फिर आता है सिलोस। Government stores grains in large container or tall cylindrical structure called silos. ओके, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसे जो कंटेनर होते हैं, बड़े कंटेनर होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इसमें ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। बफर स्टॉक्स आर स्टोर इन द गोडाउन्स टू मीट इमरजेंसी नीड्स इन नेचुरल कैलामिटीज एक्सेट्रा। अब ये जो गवर्नमेंट होती है ना, इसको एक्स्ट्रा में ना क्रॉप्स को लेके स्टोर करके रखती है। अगर कभी कैलामिटीज आ जाए, जैसे कि ड्राउट आ जाए, फ्लड्स आ जाए, है ना, अर्थक्वेक वगैरह, अगर ये सारी कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं या कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है, वॉर वगैरह हो जाए, तो उस टाइम के लिए ये गवर्नमेंट जो है खरीद के इसमें स्टोर करती है। जैसे पैसे बहुत, मतलब रेट्स बढ़ जाते हैं, राइट, तो रेट्स जब बढ़ जाते हैं उस टाइम के लिए जो गवर्नमेंट है इसको स्टोर करके रखती है ताकि इमरजेंसी कंडीशन में इसको वो यूज़ कर सकें, ओके। चलिए, अब क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब तो ये हमने बात करी कि हमें प्लांट से, क्रॉप से, एग्रीकल्चर से कौन कौन सा फूड मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एनिमल से हमें कौन से फूड मिलते हैं। एनिमल से अगर मैं पूछूं कि कौन सा फूड मिलता है तो आप बोलोगे मैम मिल्क मिलता है, एग मिलता है, मीट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, एनिमल से। मिल्क सोर्स क्या है, काउ, बफेलोज एंड गोट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर हाईली न्यूट्रिशियस फूड्स, ओके। तो मिल्क हमें किससे बनता है, गाय, भैंस और बकरी से, ओके। और ये जो मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये कैसे होते हैं, इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होती है, ओके। चलिए, फिर नेक्स्ट क्या है, मीट एंड एग। सोर्सेज आर सोर्स एनिमल, गोट, शीप, फिश, हैन एंड डक। मीट और एग हमें किससे मिलता है, मीट तो हमें इन सबसे मिलता है, गोट, शीप और फिश, और हैन और डक से हमें क्या मिलता है, हैन से भी तो हमें मीट भी मिलता है, एग भी मिलता है, और डक से भी हमें एग्स मिलते हैं, राइट। रिच इन प्रोटीन्स, ओके। तो जो मीट और एग है इसमें सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, ओके। एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। चलिए, फिर क्या है, फूड फ्रॉम एनिमल्स, हनी और फिश। सोर्स क्या है, हनी का, हनी बी है। हाईली न्यूट्रिशियस फूड रिच इन प्रोटीन, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी हाईली न्यूट्रिशियस है, इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं
और इसमें सबसे ज़्यादा हमें देखने को क्या मिलता है, प्रोटीन हमें देखने को मिलता है किसमें, हनी में, शहद। ओके, फिश से मिलता है। हाईली न्यूट्रिशियस एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, पचा सकती है। ओके, तो ये बात हुई किसकी, फूड फ्रॉम एनिमल्स की। और अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंडरी क्या होता है। एनिमल हस्बेंडरी, अब हमको इतनी सारी चीज़ें जानवरों से मिल रही है तो हमें जानवरों का ध्यान रखना पड़ेगा, जानवरों की केयर करनी पड़ेगी, जानवरों को अच्छा खाना खिलाना पड़ेगा, जो वो खाएंगे उससे वो बढ़ेंगे और वही चीज़ हम खाएंगे, राइट, ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए हमें एनिमल्स का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें केयरिंग वाली जो है कि कैसे केयर करनी है, कैसे रखना है, क्या खिलाना है, ये सब किस में आता है, एनिमल हस्बेंडरी में। Okay, animal husbandry is a branch of agriculture which deals with feeding, shelter, caring and breeding of domesticated animals. Okay, तो ये क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री जो है एग्रीकल्चर का ही फील्ड है, बट इसमें हम जानवरों की को क्या खिलाना है, उनको कहाँ रखना है, अच्छा हम लोग क्या सही शेल्टर उनको प्रोवाइड करें ताकि धूप से वो बचे रहें, बारिश में वो बचे रहें, है ना, शेल्टर हमें प्रोवाइड करनी है। हमें टाइम टू टाइम क्या उनको डॉक्टर्स को दिखाते रहना है, ठीक है, बीमारियां नहीं फैलनी चाहिए, हमें केयर करनी है, ब्रीड करवाना है, क्रॉस करवाना है ताकि हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, एनिमल हस्बेंडरी में। ओके, फिर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, अगर कोई एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है तो उसको क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो बता दें कि प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को हमें अच्छे से खिलाना है। जब वो अच्छे से खाएंगे तो जो सोर्स जो फूड हमें एनिमल से मिल रहा है वो भी हमें उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, है ना, क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसलिए हमें एनिमल्स के खाने पीने का खास तौर से ध्यान रखना है। प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल्स, फॉर एनिमल्स, ओके, एनिमल्स के लिए हमें एक प्रॉपर शेल्टर चाहिए। हम एनिमल्स को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, ठीक है, कि तुम बारिश में भीगते रहो, धूप में गर्मी में सड़ते रहो, ऐसा नहीं करना है हमें। उनको एक प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करना है जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, मतलब हवा का आना जाना, जो एयर है वो रोटेट होती रहे। प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिसीजेस इन एनिमल्स, हमें एनिमल्स में, जानवरों में किसी बीमारियों से बचा के रखना है उनको। ओके, हमें अगर उनको कोई बीमारी हो गई तो हमें उसको ट्रीट भी करना है, क्योर भी करवाना है, उस बीमारी से बचाना भी है। प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की प्रॉपर ब्रीडिंग करवानी है, मतलब जो एनिमल्स को क्रॉस करवाना है। ओके, तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो ज़रूरी है एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट होता है कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 जो क्वेश्चंस आपके चैप्टर के लास्ट में दिए गए हैं उसके सॉल्यूशन हम देखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।